प्यारे बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान के टॉपिकों की सीरीज़ में अध्याय सेकंड के टॉपिक की चर्चा करेंगे। मैं संदीप सहारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन, जिला पाली, राजस्थान। हमारा यूट्यूब चैनल फिजिक्स पिनाकल सहारनसर से आप सब जुड़े हुए हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं। आज भौतिक विज्ञान के चैप्टर सेकंड गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग की शुरुआत करते हैं। अब तक हम प्रथम अध्याय के सभी टॉपिक और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की चर्चा पहले कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्षेत्रफल सदिश। देखिए, क्षेत्रफल सामान्यतः एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल सामान्यतः कैसी राशि है? अदिश राशि है। परंतु भौतिकी विज्ञान में इसको सदिश के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यानी कैसी राशि के रूप में प्रयोग कर लेते हैं इसको? सदिश राशि के रूप में। आमतौर पर कैसे है ये राशि? अदिश राशि। यानी जब हम गणितीय भाषा देखते हैं या किसी मापन विधि में जाते हैं तो क्षेत्रफल को हम कैसे लेते हैं? अदिश राशि लेते हैं। यानी इसे प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परंतु जब हम भौतिकी विज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि क्षेत्रफल को सदिश राशि के रूप में लिया जा सकता है। और सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक उस राशि का परिमाण और दूसरा उसकी दिशा। इन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब परिमाण हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक वर्ग है या कोई भी एक आयत है, इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो हम इसका परिमाण कैसे निकाल सकते हैं? 10 × 10 इनकी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका परिमाण है। परंतु जब दिशा की बात चले तो हम इसकी दिशा कैसे लें? ये चित्र से आप देख सकते हैं कि एक हमने अल्पांश क्षेत्रफल लिया हुआ है। इस अल्पांश क्षेत्रफल पे इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये जो होता है इसको एकांक सदिश बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एकांक सदिश। ये लंबवत है, ये ध्यान रखना। जैसे फॉर उदाहरण के लिए आप कैसे समझ सकते हैं इसको? उदाहरण के लिए ऐसे समझ लो, ये कॉपी का एक पेज है। ये कॉपी का क्या है? एक पेज है। तो ये पृष्ठ है, ये इसका क्षेत्रफल है। इस कॉपी के पेज के लंबवत यहाँ 90 डिग्री का कोण बना लो। इस पृष्ठ के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना लो। ये जो लाइन है ये एकांक सदिश कही जाएगी। एन नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। ये एकांक सदिश है। अभिलंब सदिश ये दिशा को प्रदर्शित करेगा, इस क्षेत्रफल के दिशा को प्रदर्शित करेगा ये। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आप दोबारा देख सकते हैं कि ये हमारा क्षेत्रफल है, ये पृष्ठ है, कॉपी का पेज लगा लो इसको, और इस पेज के लंबवत यहाँ एक 90 डिग्री का इस तरीके से ऐसे 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। जो ये लाइन होगी ये एन कैप से प्रदर्शित होगी, यानी एकांक सदिश, अभिलंब एकांक सदिश। ये इस कॉपी के पेज यानी इस पृष्ठ तल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो अब देखिए, मान लीजिए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया ds और एकांक सदिश कौन हो गया? एन कैप। इन दोनों को मिला दो तो सदिश कैसे लिखा जाएगा हमारा? ds सदिश बराबर है परिमाण और एन कैप ये एकांक सदिश है। तो ये क्षेत्रफल का सदिश रूप है। यानी इस बात का ध्यान रखें कि आमतौर पर जर्नली हम क्षेत्रफल को अदिश रूप में ही लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं भौतिकी विज्ञान में जहाँ पर हमें क्षेत्रफल को सदिश राशि लेके चलना पड़ता है। उस समय इसकी दिशा उस अल्पांश अवयव क्षेत्रफल के हमेशा लंबवत दिशा में लेनी चाहिए। अब हम टॉपिक की बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स है क्या चीज़? यानी
मान लीजिए ये एक आपका विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें आपने किसी पृष्ठ को रख दिया, ये आपका एक पृष्ठ है ए, बी, सी और डी। अब क्या होगा, ये जो पृष्ठ है ए बी सी डी, इसके अंदर से ये विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, विद्युत क्षेत्र ई है इस दिशा में। अब क्या होगा कि इस क्षेत्रफल का लंबवत लोगे, वो लंबवत मान लीजिए ये एन इस दिशा में आता है, तो ये वाला जो कोण है बीच में ई के और एन के, इसको हमने थीटा नाम से प्रदर्शित किया। तो हम क्या कहेंगे कि देखा जाए तो ये डी एस का घटक है और ये ई का घटक है। तो हमें क्या करना है, ई का एन की दिशा में, ई का एन की दिशा में लिया गया घटक, देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत, ध्यान रखना है, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फलक से कहते हैं। यानी किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उसके लंबवत गुजरनी चाहिए। विद्युत फलक्स को हम किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। फाई का सिंबल ये ऐसे है, फाई से लिखते हैं। और विद्युत फलक्स कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, यानी इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनको प्रदर्शन के लिए केवल परिमाण आवश्यक है, दिशा नहीं। तो ये कैसी राशि है, ये हमारी अदिश राशि है, इसलिए हमें इसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। विद्युत बल रेखाओं की दिशा के लंबवत, देखो फिर वही चीज़ रिपीट होगी कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फलक्स की तीव्रता या विद्युत फलक्स घनत्व कहते हैं। एक ही चीज़ है ये, चाहे आप इसको विद्युत फलक्स घनत्व कह लीजिए या विद्युत फलक्स की तीव्रता कह लीजिए। है क्या चीज़ ये ध्यान रखना है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो पृष्ठ के लंबवत हो। कंडीशन दो हैं इसके अंदर, पहली चीज़ है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखा और दूसरी है पृष्ठ के लंबवत। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत होगा तो क्या उसका फर्क पड़ेगा, ये हम अभी चर्चा करेंगे। मान लीजिए हम एक किसी विद्युत क्षेत्र में एस क्षेत्रफल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने एक पृष्ठ ले लिया जिसका संपूर्ण भाग है वो एस है। इसका क्षेत्रफल कितना है, एस। इसका एक छोटा सा भाग ले लेते हैं हम यहाँ, ये छोटा सा एक हमने भाग ले लिया डी एस। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हमें देखो क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि की दिशा किधर लेते हैं हम, पृष्ठ के लंबवत। ये लंबवत खींच दिया हमने, पृष्ठ के लंबवत एन कैप। ई और एन के बीच का कोण लेना है, ई और एन के बीच का कोण लेना, ये ध्यान रखें। यानी किसी भी पृष्ठ का अभिलंब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ जो कोण बनाए वो ये कोण थीटा है। तो थीटा समझ में आ गया होगा। तो अब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जो ई है हमारा, या तो इसके घटक किस दिशा में लेने हमने, एन की दिशा में। अब इसके दो घटक तोड़ोगे, देखो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए ये बिंदु हमारा ओ है, ये एन की दिशा है पृष्ठ के लंबवत, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है ई। और हमने क्या कहा था, विद्युत बल रेखा की दिशा में एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली, यानी अगर ये कोण थीटा है तो हम ई का घटक एन की दिशा में ले सकते हैं। तो कैसे तोड़ते हैं हम घटक, लंबवत घटक तोड़ेंगे। ये कोण थीटा है तो दो भाग तोड़ देंगे, इसके दो भाग तोड़ देंगे, तो एन की दिशा में हमने लेना है। और ये हमने पढ़ा हुआ है कि जिस दिशा में हम घटक लें और उस अक्ष के साथ अगर कोण बनता हो तो कोस थीटा आता है। तो इधर क्या आ जाएगा, ई कोस थीटा घटक आ जाएगा। और क्षेत्रफल कितना है एन की दिशा में, डी एस। तो हमारा फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मान हो जाएगा डी फाई बराबर है ई डॉट डी एस। ऐसे लिख देंगे हम इसको, ई डॉट डी एस, क्योंकि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, पृष्ठ क्षेत्रफल हमने सदिश राशि के रूप में प्रयोग किया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम फिर, अब हम इसको लिख देंगे ई
डॉट वेक्टर एकांक सदिश ले लिया और ये ds ले लिया। क्यों? क्योंकि ds जो हमारा वेक्टर है या सदिश है, इसके दो चीज़ें होंगी, एक तो एकांक अभिलंब एकांक सदिश और एक इसका परिमाण हो गया, और ये इसकी दिशा बताएगी, तो दिशा n कैप के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे हम। अब देखिए फिर क्या लिखा जाएगा, डी फाई बराबर हमारा क्या हो गया, ई सदिश डॉट एन डी एस, और ई एन की साथ कितना कौन बनाता है, थीटा कौन बनाता था, थीटा कौन बनाता है, तो एन की दिशा में ई का कौन सा घटक होगा, कोस थीटा, ई कोस थीटा ब्रैकेट में डी एस क्या बन जाएगा हमारा, डी फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा। हम क्या लिख देंगे इसको लिख देंगे डी फाई बराबर है ई डी एस कोस ऑफ थीटा। ये बात ध्यान रखनी है, डी फाई। तो हम ये देख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए कि किसी विद्युत क्षेत्र ई में एक पृष्ठ स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल एस है। अगर इसका एक अल्पांश ले लें हम डी एस, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा हमारा, डी फाई की वैल्यू फ्लक्स होगी वो किसके बराबर होगी, ई व क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होगी। अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट, और उसको सोल्व करोगे तो डी फाई क्या हो गया, ई डॉट डी एस, इनके ऊपर सदिश लगा लेना, और ये डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ई डी एस, और डॉट हटता है तो कौन सा एंगल आता है, कोस ऑफ थीटा। अगर ये तो हमारी क्या होगी, अल्पांश से संपूर्ण भाग से निकालनी है तो फाई क्या हो जाएगा, संपूर्ण भाग से क्या हो जाएगा, समाकलन ई डॉट डी एस कह लीजिए, या समाकलन ई डी एस कोस ऑफ थीटा कह लीजिए। अब ये समाकलन का कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए समाकलन का कंसेप्ट, किसी पृष्ठ में असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो कोई भी पृष्ठ, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान है, पृष्ठ को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे, और छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई भी पृष्ठ है, इसके हम क्या करें, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से हमने इसके बहुत सारे टुकड़े कर लेंगे हम ऐसे करके। तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला क्षेत्रफल, एक पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालो, फिर दूसरे से निकालो, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, ऐसे करके क्या होगा कि छोटे छोटे अल्पांशों से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का योग यानी कुल फ्लक्स का मान किसके बराबर जाएगा, पहला अल्पांश प्लस दूसरे अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस तीसरे अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस एंड प्लस ऑन डी फाई एन, एनवें जो अल्पांश से गुजरने वाले फ्लक्स के योग के बराबर। और ये बीजगणितीय योग है, ये ध्यान रखना कि फ्लक्स हमारी अदिश राशि है और अदिश राशि में बीजगणितीय योग लिया जाता है। तो इसलिए बीजगणितीय योग को हम कैसे लिख देंगे, फिर इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो डी फाई का मान क्या आ जाएगा, सिमेशन डी फाई आई का मान 1 से लेकर n तक, यानी जितने भी हमने अल्पांश लिए 1 2 3 4 5 और n, उन सब को, सिमेशन का मतलब क्या हो गया, योग। यदि ये अल्पांश बहुत अल्प मात्रा में हों, अल्प मात्रा मतलब अल्प आकार के हों, बहुत छोटे आकार के हों, तो लिमिट जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और जब लिमिट बिल्कुल कम होगी तो इसका मतलब उनका पृथक पृथक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनको अलग अलग टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते। तो वो कैसे दिखेंगे, सतत दिखेंगे, लगातार दिखेंगे अपने को, और लगातार अगर दिखते हों तो उस समय ये सिमेशन किस में बदल जाता है, सिमेशन हमारा डी फाई बराबर है समाकलन में बदल जाता है, ई डॉट डी एस, ये समाकलन के अंदर बदल जाएगा। कुल फ्लक्स का मान हो जाएगा हमारा फाई बराबर है ई डॉट डी एस और इसका समाकलन। तो ये ध्यान रखना कि सिमेशन और समाकलन दोनों के दोनों योग को प्रदर्शित करते हैं। बस अंतर ये है कि यदि हमारे अल्पांशों का आकार इतना बड़ा हो कि उनको पृथक पृथक किया जा सके तो हम सिमेशन का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। अगर हमारे अल्पांश इतने महीन हैं, इतने अल्प हैं कि उनको अलग अलग हम आसानी से नहीं कर सकते, अर्थात उनके मध्य दूरी नगण्य हो, तो उस समय हम समाकलन का प्रयोग करेंगे। दोनों का अर्थ
उनका योग है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं कि फ्लक्स क्या है, ई डॉट डी एस सिमेशन यानी अल्पांशों के योग के बराबर है। लेकिन अगर ये अल्पांश बहुत छोटे आकार के हों तो ये सिमेशन के स्थान पर क्या प्रयोग हो जाएगा, समाकलन। समाकलन का चिन्ह क्या बताएगा कि यह छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना हुआ है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, समाकलन की जगह पे सिमेशन की जगह पे समाकलन प्रयोग कर लेंगे हम। अब देख लीजिए, इसके हम थोड़ी सी चर्चा इसके केस की करेंगे कि हमने देखा फ्लक्स का मान क्या आ गया था, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, और जब हमने डॉट प्रोडक्ट हटाया तो कोस थीटा, तो क्या हो गया, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। तो यह किस किस पे निर्भर करेगा, एक तो थीटा के मान पे निर्भर करेगा, क्यों, क्योंकि थीटा का मान परिवर्तनशील है। यदि थीटा का मान शून्य हो जाए, यदि थीटा का मान कितना हो जाए, थीटा बराबर है 0 डिग्री, तो आपको पता होगा कोस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। कोस 0 का मान 1 हो जाएगा तो फाई किसके बराबर हो जाएगी, ई डी एस डी फाई बराबर है ई डी एस कोस ऑफ 0 डिग्री। कोस 0 का मान 1 तो डी फाई का मान किसके बराबर हो जाएगा, ई डी एस के बराबर। ये पहला केस हमारा। दूसरा केस में क्या हो कि थीटा का मान 90 हो, यानी गुजरने वाला फ्लक्स या गुजरने वाली बल रेखाएं हमारे पृष्ठ के लंबवत हों, तो उस समय थीटा 90 डिग्री हो गया तो कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। और कोस 90 का मान 0 हो गया तो इसका मतलब फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा, अर्थात न्यूनतम मान होगा फ्लक्स का। 0 होने का मतलब है कि उस पृष्ठ से किसी भी प्रकार का कोई भी हमारा विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। अब देखिए, हम इसको, इसके मात्रक और विमा सूत्र को भी देख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि विद्युत फ्लक्स दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल बुल रेखाओं के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। और क्षेत्रफल को कैसा क्या मानते हैं, हमें सदिश मानते हैं। और इसकी दिशा किधर लेते हैं हमें, कि जिस भी क्षेत्रफल की दिशा हमने देखनी है उस क्षेत्रफल तल या उसकी सतह के लंबवत यानी 90 डिग्री पे होना चाहिए। और हम क्या देख पा रहे हैं कि फाई का मान कोस थीटा पे निर्भर करता है। और कि कोस थीटा के मान क्या क्या हो सकते हैं, 90 से कम, 90 से कम हो जाए थीटा का मान, और 90 से ज़्यादा हो जाए थीटा का मान, या 90 के बराबर हो जाए। ये इतने केस हमारे हो सकते हैं। अब देखिए, यदि थीटा बराबर है, बड़ा है 90 से, अगर थीटा का मान 90 से अधिक हो तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड, यानी जैसे कोस ऑफ 120 डिग्री है तो किस किस क्वाड्रेंट में चला गया, दूसरे में। तो तब थीटा का मान अगर 90 डिग्री से अधिक हो तो कोस के मान क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक होते हैं। क्यों, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में कोस थीटा के मान ऋणात्मक। जैसे समझा देता हूँ मैं आपको, ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी ए का मतलब हो गया आल, यानी आल में कौन कौन आ गए, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट, सिकेंट। एस का मतलब क्या हो गया, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। आप ऐसे देख सकते हैं इसको कि ये हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें तो आल पॉजिटिव, यानी जितने भी वो 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं, त्रिकोणमिति के हैं, वो सारे धनात्मक होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर एस का मतलब हो गया साइन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। ये दो तो धनात्मक होंगे, इनको छोड़कर सभी क्या होंगे, ऋणात्मक। और प्रत्येक क्वाड्रेंट कितने का है, 90 डिग्री का। ये कितना हो गया, 90 से ज़्यादा कोण, फिर ये तीसरा और ये चौथा। ऐसे चलते हैं हम कोण मापते हुए, ऐसे चलते हैं। टी फॉर 10, तीसरे में कोण पॉजिटिव होगा 10, और 10 का उल्टा क्या होता है, कोट टेंजेंट। और लास्ट वाले में कौन होगा, कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है, सिकेंट थीटा। तो इस तरीके से ये सीरीज है, ये त्रिकोणमिति है। तो अब हम कौन 90 से अधिक की बात कर रहे हैं। 90 से अधिक का मतलब क्या हो गया कि वो दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया, इसमें चला गया, और इसमें पॉजिटिव कौन है, धनात्मक कौन है, सिर्फ साइन और कोसिकेंट। तो कोस क्या होगा इसमें, ऋणात्मक। इसलिए यहाँ मैंने लिखा है कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो तो फ्लक्स क्या होगा हमारा, ऋणात्मक।
यदि 90 हो तो कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। और 90 से छोटा हो जाए तो 90 से छोटा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले क्वाड्रेंट में होगा, ये 90 से छोटा है क्योंकि यहाँ 0 होता है और यहाँ 90 डिग्री होता है। 90 से कम क्या होगा यहाँ, और 0 से बड़ा इस पहले में। और पहले में क्या था, आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव का मतलब सभी त्रिकोणमिति घटक धनात्मक होते हैं। तो 3 अवस्था इसकी बनती हैं। यदि थीटा कोण 90 से कम हो तो फ्लक्स धनात्मक, 90 हो तो 0, और 90 से अधिक कोण हो तो ऋणात्मक होगा। अब आता है इसका मात्रक निकाल लें कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। देखो विद्युत फ्लक्स का सूत्र देख लीजिए, फाई बराबर है EdS। ये है ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था, न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमने मात्रक निकाला था और हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था इसका लास्ट वीडियो के अंदर कि न्यूटन प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और ये क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का वर्ग गुणा करके देख लो तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर का वर्ग बटे हुए कूलाम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। विमा सूत्र निकालना है। विमा सूत्र भी इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने फाई का विमा सूत्र निकालना, ई और ds। ई क्या था, न्यूटन प्रति कूलाम यानी बल बटे हुए आवेश गुणा में क्षेत्रफल। हमें पता बल का क्या होता है, बल का मात्रक तो न्यूटन, और विमा सूत्र क्या होता है बल का, m1 L2 T माइनस m1 L1 T माइनस 2, सॉरी m1 L1 T माइनस 2। तो लिख देंगे। और क्षेत्रफल का क्या होगा, L2, और आवेश का क्या था, AT। तो लिख देंगे तो क्या बनेगा, पहले हम फाई का लिखेंगे तो ऊपर बल का लिखोगे तो बल का क्या हो गया, m1 L1 T माइनस 2, ये बल का लिख दिया। फिर क्या था, ds, क्षेत्रफल का क्या हो गया, L2, और नीचे क्या आवेश का क्या था, AT, A1 T1। तो अब इसको रीअरेंज कर देंगे हम। जब हम रीअरेंज करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे कि इसको ऊपर लेके चले जाएंगे इस तरीके से, तो आप देख पाएंगे। अतः इसको रीअरेंज इस तरीके से हम कर लेंगे कि ऊपर तो क्या था हमारा, m1 L1 T माइनस 2 और L2 अपॉन AT। अब देखिए m तो ऊपर है रहेगा, L एक ये है और 2 ये हैं, कितने हो गए, L की 3, T कितना -2 ये है, और नीचे वाला भी ऊपर जाएगा तो -3, और A नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1। तो क्या रीअरेंज करके देखना आप, तो क्या बनेगा, m1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1। ये इसका विमा सूत्र हो जाएगा। अब विद्युत फ्लक्स से संबंधित हम कुछ बातों की महत्वपूर्ण बात करेंगे। नंबर 1, विद्युत फ्लक्स एक वास्तविक अदिश राशि है। वास्तविक अदिश राशि का मतलब है ये केवल एक नंबर है, एक नंबर है जिसका मात्रक होता है, इसकी दिशा नहीं होती। और इसका दूसरा मात्रक क्या है, वोल्ट इंटू मीटर। ये ध्यान रखना, वोल्ट मीटर, ये इसका दूसरा मात्रक है। एक मात्रक तो हमने ऊपर पढ़ लिया, ऊपर कौन सा पढ़ा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और दूसरा मात्रक क्या है, वोल्ट इंटू मीटर। इसका विमा सूत्र मैंने ऊपर बता दिया, ये m1 L3 T माइनस 3 और A माइनस 1 इसका विमा सूत्र है। दूसरी बात, ये हमने ऊपर भी चर्चा की थी कि यदि इसका मान अधिकतम कब होगा, जब कोस थीटा का मान अधिकतम हो। और कोस थीटा का मान अधिकतम कब होता है, देखिए ये बात भी अच्छी है समझने की, कोस थीटा और साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 और 1। इसकी भी क्या होती है, -1 और 1, यानी कोस थीटा के मान -1 और +1 के बीच में होते हैं। तो साइन थीटा के भी मान कितने होते हैं, +1 और -1, यानी अधिकतम मान क्या हो सकता है इसका, 1 हो सकता है। ऐसे अधिकतम मान क्या हो सकता है, 1। अगर अधिकतम मान 1 कब होगा, जब थीटा का मान कितना हो, 0। कोस 0 का मान कितना होता है, 1, ये इसका अधिकतम मान हो सकता है। तो जब कोस थीटा का मान 1 आ जाए तो उस समय इससे गुजरने वाली फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, और उसको क्या लिख सकते हैं, d मैक्स। मैक्स का मतलब यहाँ अधिकतम, मैक्सिमम। और कोस थीटा था कोस 0 का मान क्या हो गया, 1, तो क्या बचेगा, EdS। और न्यूनतम कब होगा, विद्युत फ्लक्स का न्यूनतम मान कब होगा, 0 पे, क्योंकि कोस थीटा 0 होगी तो कोस थीटा का मान अगर 90 डिग्री ले लिया जाए तो कोस 0 बन जाएगा, और कोस 0 रखोगे तो क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू
ई डी एस कोस ऑफ 90। कोस 90 क्या हो गया 0, तो ये सारी राशि कितनी हो जाएगी 0। तो फ्लक्स का न्यूनतम मान 0 होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी बंद पृष्ठ से या बंद वस्तु से बाहर की ओर जो फ्लक्स जाएगा वो धनात्मक लिया जाता है और अंदर की ओर आए वो ऋणात्मक। उसका कारण सुन लीजिए। मान लीजिए ये फ्लक्स है, ये हमने एक पृष्ठ ले लिया, इसके अंदर अगर अंदर की ओर फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स आने का मतलब क्या हुआ कि ये बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं। और बल रेखाएं क्या होती हैं, हमने बल रेखाओं के गुणधर्म पढ़े थे कि ये धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे ख़त्म होती हैं। यहाँ अंदर की ओर आ रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा, किसकी ओर आ रही है ये ऋण आवेश, इसका मतलब यहाँ पर ऋण आवेश उपस्थित होगा। और ऋण आवेश उपस्थित होगा तो इधर आएंगी, ये आएंगी तो इसको हम क्या ले लेंगे ऋणात्मक। इसलिए अंदर की ओर आने वाली क्या ली जाएंगी ऋणात्मक, और बाहर की ओर जाने वाली ये फ्लक्स है, इससे अगर मान लीजिए बल रेखाएं ये बाहर जा रही हों, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे समाप्त होती है। तो ये पृष्ठ के साथ धन आवेशित, इसका मतलब इस के मान को हम क्या ले सकते हैं, धनात्मक ले सकते हैं। यानी किसी भी बंद पृष्ठ से गुजर बाहर की ओर जाने वाला फ्लक्स धनात्मक और अंदर की ओर आने वाला ऋणात्मक होता है। ये हमारा टॉपिक था विद्युत फ्लक्स का, और मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अब हम इसके एक न्यूमेरिकल की चर्चा कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र दे रखा है, ये है E बराबर है 20 I कैप। यानी आपको ध्यान होगा कि x अक्ष की दिशा को I कैप से, y अक्ष की दिशा को j कैप से और z अक्ष की दिशा को k कैप से हम प्रदर्शित करते हैं। ये I कैप क्या है, I कैप हो गया, j कैप हो गया और या k कैप, ये तीनों क्या होते हैं, एकांक सदिश होते हैं। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ली गई है, 20 I कैप प्लस 30 j कैप, ये हमने ले ली इस तरीके से। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कौन सी अक्ष को बताएगा, x अक्ष को, और ये कौन सी को बताएगा, y अक्ष को। यानी x y तल में है, द्विविमीय संरचना है। मात्रक क्या दे दिया इसका, वोल्ट मीटर। हमने ऊपर जिक्र किया था कि वोल्ट मीटर इसका मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने पिछले टॉपिक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पढ़ा था, न्यूटन प्रति कूलम, और दूसरा मात्रक इसका क्या है, वोल्ट प्रति मीटर। अब ये कहता है ये विद्युत क्षेत्र है जो द्विविमीय विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल सदिश S के दे रखा है, S सदिश क्या दे दिया 3 × 10⁻³ j कैप। यानी ये ध्यान देना है कि इसकी दिशा केवल y अक्ष की दिशा में है, x तल में नहीं है, सिर्फ किस में है, j कैप में। इसका मतलब ये हुआ +0 I है, यानी I दिशा में घटक कितना है 0। तो हमें क्या निकालना है, फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने का सूत्र लगा देंगे, फाई क्या होता है E.ds या E.s। तो रख दे मान रख के देखो फाई क्या हो जाएगा, फाई बराबर है E का मान रखो 20 I प्लस 30 J डॉट, इधर लिखेंगे, देखिए इसमें J नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 0 I, हम क्या लिख सकते हैं इसमें 0 I। इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि इसमें 0 I प्लस 3 × 10⁻³ J, ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। हमने 11th क्लास में सदिश और अदिश वेक्टर के बारे में पढ़ा था। तो उनके गुणन क्या थे कि अगर दो सदिशों के मध्य अदिश गुणन हो तो हम क्या करते हैं, अदिश गुणन हो तो I के घटक की I के घटक के साथ गुणा और J के घटक की गुणा J के घटक से करते हैं। तो करके देखें, देखो I का घटक यहाँ कितना 20, I का घटक कितना है 20। तो इस 20 की किससे गुणा करेंगे 0 से, तो कितना बन जाएगा हमारा 0, और घटक क्या हो गया I × I क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस, ये हो गया प्लस में। अब हम बात करते हैं J के घटक की। J का घटक क्या है प्लस में, J का यहाँ घटक है 30 और यहाँ कितना है 3 × 10⁻³ तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि ये तो हो गया हमारा फाई बराबर है 0 I.I प्लस
30 इंटू, दूसरा था 3 इंटू 10⁻³ जे डॉट जे। हम क्या जानते हैं कि आई डॉट आई कितना होता है 1, 0 गुना में 1 प्लस में, अब 30 की इससे गुणा करो, 30 की 3 से करोगे तो 30 या 90 गुना में 10 की -3, और जे डॉट जे क्या होता है 1। अब सोल्व कर लो, ये तो हो गया 0 प्लस ये -3 है और ये 0 है, तो यानी इसका मतलब 10 है, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 9 गुना में 10 की -2। तो फाइनल हम आंसर क्या लिख देंगे कि फाई बराबर है, हमारा हो गया 9 इंटू 10⁻⁻², और फ्लक्स का मात्रक लिख सकते हैं। फ्लक्स का मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको जब आप 1 या 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी ये क्लियर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, ताकि आपको भौतिक विज्ञान के और भी चैप्टर के आपको इसी प्रकार टॉपिक मिलते रहेंगे। धन्यवाद।